अन्नदाता, नीत तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं कात्यायनी चतुर्वेदी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। और हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। जैविक उर्वरकों के प्रयोग की विधि और लाभ, अच्छे बाजार भाव हेतु धनिया की कटाई और गहाई पर जानकारी, बढ़ती जनसंख्या के साथ साथ आज कृषि पर उत्पादन का दबाव भी बढ़ रहा है, जिसके चलते किसान भाई रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग कर रहे हैं। इससे न केवल कृषि लागत में बढ़ोतरी हुई है, बल्कि मिट्टी की उर्वरता में भी काफी कमी हो गई है। इसलिए कृषि वैज्ञानिकों ने अनेक जैव उर्वरकों को खोज निकाला है, जिनका प्रयोग करने से कृषि लागत में कमी तो आती ही है, साथ ही मिट्टी की भौतिक दशा में भी सुधार होता है। तो किसान भाइयों, कौन कौन से हैं ये जैव उर्वरक और इनका प्रयोग आप किस प्रकार से करें? आइए जानते हैं कृषि अनुसंधान केंद्र जिला पटना के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर आर.के. सिन्हा से। किसान बंधु को अपने खर्च को कम करने के लिए रासायनिक खादों पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए। आजकल बहुत से जैविक खाद उपलब्ध हैं, जिसके इस्तेमाल करने से पर्यावरण में हानि नहीं होगी, साथ साथ भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहेगी और आपको उत्पादन अच्छा प्राप्त होगा। कृषि वैज्ञानिकों ने अथक प्रयास के द्वारा ऐसे खाद का निर्माण किया है जो मिट्टी, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य को प्रभावित किए बिना उत्पादकता में आशातीत वृद्धि करते हैं। ये है जैव उर्वरक। ये एक सस्ता, सुलभ एवं प्रभावशाली और प्रदूषण रहित है। जैव उर्वरकों में पौधे के सभी पोषक तत्व मौजूद रहते हैं। इसके उपयोग से मृदा में पानी धारण करने की क्षमता, मृदा का तापक्रम एवं मृदा में वायु संचार की क्षमता बढ़ जाती है। आइए अब जानते हैं कि कौन से जैव उर्वरक किस फसल के लिए उपयोगी हैं एवं कैसे उपयोग किया जाता है। आप जानते हैं जितने भी दलहनी फसल हैं किसान बंधु, उसके लिए राइजोबियम कल्चर आता है। ये सभी दलहनी फसल में आप इसका चुनाव जो है फसल के अनुसार करें। राइजोबियम कल्चर के द्वारा किसान बंधु सीड का जो बीज है उसको उपचारित करेंगे। बीज उपचारित करने के लिए अगर आप राइजोबियम से उपचारित करना चाहते हैं तो इसके पहले आपको फंगिसाइड से उपचारित कर लेने के बाद आप राइजोबियम कल्चर से उपचारित करेंगे। इसके लिए आप आधा लीटर पानी में 50 ग्राम गुड़ को खौला लें, पुनः उसे ठंडा होने दें। इसके बाद आप जो कल्चर है 250 ग्राम पैकेट का वो उसमें डालेंगे और फिर जो 10 केजी फसल का जो बीज है वो उसमें डाल करके अच्छी तरह से मिला ले, छाया में सुखा ले। इसका बाद आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो देखा गया है कि इसमें आपको जो राइजोबियम है वो जीवाणु चला जाता है, जो कि इन्वायरमेंट नाइट्रोजन है वो आपको सॉइल में देता है, साथ ही नोडुल फॉर्मेशन के साथ पौधों को मिलता रहता है। यह राइजोबियम जो नाइट्राइड है वो उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करा के पौधों को उपलब्ध कराता है। इस तरह से आप इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। राइजोबियम कल्चर, जिसका प्रयोग केवल दलहनी फसलों जैसे मूंग, उर्द, अरहर, चंवला, चना, मटर, मसूर आदि के लिए किया जाता है।
इसके प्रयोग से 10 से 12 किलोग्राम रासायनिक नाइट्रोजन की बचत होती है एवं फसल में 20 से 35% तक की वृद्धि होती है। इसके साथ साथ जो दलहनी फसलें नहीं हैं उसके लिए अजोटोबैक्टर, एजोस्पेरिलियम जीवाणु खाद भी आता है। इसके द्वारा आप किसी भी फसल को, चाहे आप बिजरा के रूप में हो, सीड के रूप में हो, कंद के रूप में हो, उसको उपचारित कर सकते हैं, भूमि को उपचारित कर सकते हैं। अगर आप कोई भी सब्जी की फसल हो, उस यानी सीडलिंग हो, उसको उपचारित करने के लिए किसान बंधु को 5 से 6 लीटर पानी में 1 किलोग्राम अजोटोबैक्टर या एजोस्पेरिलियम को डाल करके अच्छी तरह से मिला लें और 10 से 20 मिनट तक डुबा कर रखें। उसके बाद उसे आप उसको सोइंग करेंगे या ट्रांसप्लांटिंग करेंगे तो इससे आपको अधिक जो खाद आप देनी थी, खाद रासायनिक खादों को देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और साथ साथ उसमें जो है एजोटोबैक्टर या एजोस्पेरिलियम जीवाणु चला जाएगा। जो इन्वायरमेंट नाइट्रोजन है उससे पौधों को मिलने लगेगा। सेम अगर कंद को उपचारित करना हो तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, 2 किलोग्राम इस कल्चर को, एजोटोबैक्टर या एजोस्पेरिलियम को 10 लीटर पानी में घोल दीजिए और पूरे कंद को डाल के आधे घंटा तक उसमें रखिए। इसके बाद इसे सुखा करके आप लगा सकते हैं। इसके साथ साथ किसान बंधु चाहेंगे तो अपने भूमि को उपचारित कर सकते हैं। भूमि को उपचारित करने के लिए किसान बंधु 100 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर के साथ अगर 1 किलोग्राम अजोटोबैक्टर या एजोस्पेरिलियम को मिला करके अप्लाई कर देंगे तो भूमि उपचारित हो जाएगी। इसके प्रयोग से 10 से 12% तक पैदावार में वृद्धि होती है तथा फलों एवं दानों का प्राकृतिक स्वाद बना रहता है। इसके अलावा 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन की बचत होती है। इसके प्रयोग से अंकुरण शीघ्र और स्वस्थ होता है तथा जड़ों का विकास अधिक एवं शीघ्र होता है। इसके साथ जीवाणु खाद के रूप में पीएसबी भी आता है। पीएसबी यानी फास्फोरस घुलनशील बैक्टीरिया। यह बैक्टीरिया जो है, जो फास्फोरस भूमि में है, जो पौधों को नहीं मिल पा रहा है, उसको घुलनशील बना करके पौधों को उपलब्ध कराता है। इसका भी इस्तेमाल अजोटोबैक्टर, एजोस्पेरिलियम की तरह से किसान बंधु कर सकते हैं कि 100 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर के साथ आप 2 किलोग्राम राइजोबियम कल्चर और 2 किलोग्राम पीएसबी फास्फोरस कल्चर को सड़ी हुई गोबर में मिला दीजिए और इसे रात भर छोड़ के दूसरे दिन अंतिम जब जुताई करते हैं तो खेत में इसका बुरकाव कर दीजिए। माइकोराइजा जैव उर्वरक है जो कि अपनी जड़ों से पोषक तत्वों को अवशोषित कर पौधों को तुरंत उपलब्ध कराती है। इसके प्रयोग से नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटाश एवं कैल्शियम की उपलब्धता बढ़ती है। आइए अब जानते हैं जैव उर्वरकों का प्रयोग करते समय ध्यान रखने योग्य बातों को। उसमें सर्वप्रथम जैव उर्वरक उपयोग से पूर्व धूप व गर्मी से दूर दूर सूखे एवं ठंडे स्थान पर रखें। जैव उर्वरक से उपचारित बीजों को किसी भी रसायन या रासायनिक खाद के साथ नहीं मिलाना चाहिए। फसलों के अनुसार ही जीवाणु खाद का प्रयोग करना चाहिए। यदि बीजों को कीटनाशी व फफूंदनाशी दवा से उपचारित करना हो तो पहले बीज को कीटनाशी फिर फफूंदनाशी दवा से उपचारित करने के बाद अंत में जैव उर्वरक से उपचारित करना चाहिए। जैव उर्वरकों का प्रयोग पैकेट पर लिखी अंतिम तिथि से पहले ही करना चाहिए। किसान भाइयों, यदि आप जैव उर्वरकों का प्रयोग बताए अनुसार फसलों में करते हैं तो आप रासायनिक उर्वरकों पर होने वाले खर्च को कम करते हुए ली जाने वाली फसलों से गुणवत्ता युक्त अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। फल बागों में यदि नींबू की बात करें तो इसके बाद प्रदेश में सभी जगह देखने को मिल जाते हैं।
और जिन किसानों ने नींबू के बाग लगा रखे हैं वो इनसे गुणवत्ता युक्त फलों की अधिक पैदावार तभी प्राप्त कर सकते हैं जब बाग का प्रबंधन उचित तरीके से करें। तो नींबू के बाग में इस समय कौन कौन से कार्यों को करना जरूरी है, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर आर एल भारद्वाज। इस समय नींबू के बगीचों में जो है फूल पुष्पन की क्रिया हो रही है और इस समय के तुरंत बाद में लगभग 10 से 15 दिन बाद में उसमें फल सेटिंग हो जाएगी। ऐसे में हमें क्या क्या आकर्षण क्रियाएं बगीचे में करनी होती है। हर बागवान चाहता है कि बाग से अधिक फल मिले, परंतु अधिक फल वही बागवान भाई ले पाते हैं जो नींबू के बागों में किए जाने वाले कार्यों को समय समय पर करते हैं। तो वे कौन कौन से कार्य हैं जिन्हें इस समय नींबू के बाग में करने की जरूरत है, इस बारे में जानते हैं। जिन किसान भाइयों ने दिसंबर माह में ये जड़ें के खोलना और उसमें पोषक तत्व देने के लिए खाद और उर्वरकों का प्रयोग कर लिया है, उन किसान भाइयों के यहाँ पे पुष्पन अच्छी प्रकार से हो रहा होगा बगीचों में। और ऐसी क्रियाएं जिन लोगों ने नहीं की है उनमें अगर हो सकता है कम फलन हो, इस प्रकार के जो किसान भाई है इस समय पुष्पन के समय बगीचों में पानी थोड़ा सा रोक लें। पानी रोकने से जो पौधे में नाइट्रोजन और पानी की सप्लाई के कारण से बढ़वार जो अधिक होती है वो रुकेगी और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पुष्पन होगा। इसके अलावा पुष्पन और अधिक बढ़ाने के लिए और फूल जो है आए हुए हैं उनको झड़ने से रोकने के लिए अगर आवश्यकता हो तो उसमें एक प्लेनोफिक्स का छिड़काव भी किया जा सकता है, जिसकी 3 लीटर पानी में 1 ml मात्रा मिला करके छिड़काव करना होता है। और छिड़काव जो है दोपहर बाद में या शाम के समय हमें करना है। एक बात का किसान भाइयों विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि इसमें बगीचों में पानी नहीं देना होता है जब तक कि वो फलों में परिवर्तित नहीं हो जाए। और जैसे ही फल एक बार सही तरीके से सेट होकर के मटर के दाने के बराबर आ जाते हैं उसके बाद में वो रेगुलर पानी देना शुरू कर दें। इस समय भी इस दौरान भी अगर कोई फलों में झड़ने की समस्या आती है, मटर के दाने के फल आकार के होते हैं तब भी झड़ते हैं, तो उसको रोकने के लिए भी हम प्लेनोफिक्स का एक स्प्रे दोबारा कर सकते हैं, जिनमें 2 स्प्रे जो करते हैं इनके मध्य में करीबन 20 से 25 दिन का अंतर होना आवश्यक होता है। इसके बाद में हमें एक बार पुनः खाद और उर्वरक देने होते हैं ताकि फल जो है बहुत जल्दी से बढ़वार कर लें। और इसके लिए लगभग 20 किलोग्राम अच्छी प्रकार से सड़ी हुई गोबर की खाद और 1 किलोग्राम NPK 1 किलोग्राम नीम की खड़ में मिला करके जब फलों का आकार मटर है उससे थोड़ा बड़ा होने लगे, बेर की साइज से थोड़ा छोटा हो, उस समय एक बार अपन जड़ क्षेत्र में थोड़ा तने से दूर और लगभग 15 सेंटीमीटर गहराई तक अगर अच्छी तरह से मिला करके फिर अपन रेगुलर उसमें पानी देते रहें तो फलों का आकार जो है बहुत जल्दी से बढ़ता है और जो है अगेती फसल हमें प्राप्त हो जाती है। नींबू के बाग में कई तरह के कीट व रोगों का प्रकोप होता है, जिसे बहुत से बागवान जानकारी के अभाव में सही पहचान नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उचित समय पर इनका नियंत्रण भी नहीं हो पाता है। तो नींबू के बाग में नुकसान पहुंचाने वाले कीट व रोगों की बागवान सही पहचान कैसे करें और इसकी रोकथाम के लिए कौन कौन से उपायों को अपनाएं, इस हेतु सुझाव के लिए मिलते हैं। किसान भाइयों, इस समय उसमें कुछ कीट और बीमारियों का प्रकोप भी होता है, जिसमें मुख्य रूप से जो है उस पे दाग जो बनते हैं जिसको हम कैंकर बोलते हैं, उसमें फल के ऊपर और पत्तियों के ऊपर हल्के भूरे रंग के दाग बन जाते हैं और थोड़ा उभार सा आ जाता है। इस प्रकार के जो फल होते हैं उनको खाने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं करते वो, पर बाज़ार में उनकी जो देखने से जो गुणवत्ता बनती है, वैल्यू जो बनती वो कम हो जाती है। इसको रोकने के लिए हमें स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का प्रयोग करना होता है और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन की जो मात्रा है वो 1 ग्राम मात्रा लगभग 15 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करना होता है। इसका छिड़काव फफूंदनाशी दवा के साथ में भी किया जा सकता है, क्योंकि कई बार ये इस प्रकार के धब्बे फफूंद के कारण से भी होते हैं, तो उसमें हम बावस्टीन या मैंकोजेब या जो आजकल कॉम्बी प्रोडक्ट आ रहे हैं जिसमें मेटालेक्सिन और बावस्टीन दोनों का मिश्रण आता है, उसकी 1.5 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी में मिला करके उसके साथ में स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का प्रयोग करके हम छिड़काव करते हैं। तो इस प्रकार की जो धब्बे वाली समस्या है उनको हम रोक सकते हैं। किसान भाइयों, इसके साथ साथ में कई बार जो है इसके तने में से गोंद निकलने की समस्या आती है और जैसे ही गोंद निकलना शुरू होता है तो सारे फल या तो सूख जाते हैं या झड़ जाते हैं। कई बार तो यहाँ तक समस्या आ जाती है कि पूरा पौधा सूख जाता है। इससे बचने के लिए जहाँ से गोंद निकलना शुरू हो रहा है वहाँ पे उस जगह को साफ करके उसमें चूना और नीला तोता दोनों 1 kg चूना 1 kg नीला तोता को अलग अलग आप शाम को घोलिए, सुबह उनको मिक्स करिए और उनकी पेस्ट बना लीजिए 10 लीटर पानी में, और उसके बाद उसमें पेस्टिंग कर दीजिए। और दूसरा ब्लाइटॉक्स का एक स्प्रे कर दीजिए पत्तियों के ऊपर, जिससे इसको आसानी से रोका जा सकता है। इसके अलावा जो कीट है प्रमुख रूप से उसमें चेपा लग जाता है
उसका कोई बहुत भारी नुकसान नहीं होता है, कभी कभी आकर के बैठ जाए, इतनी ही बात होती है इसमें। जबकि सफ़ेद मक्खी का इसमें बहुत भारी नुकसान होता है। इससे बचने के लिए इमिडाक्लोरोपिड की आधी ml मात्रा 1 लीटर पानी में डाल करके हम छिड़काव कर सकते हैं, जिससे ये आसानी से बचाया जा सकता है और समय पे है जो है फल प्राप्त हो जाएंगे, जिससे मार्केट वैल्यू भी उनकी अच्छी रहेगी और अच्छी आमदनी प्राप्त होगी। आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत स्वागत है और चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। अपने प्रदेश के बहुत से किसान धनिया की खेती दाना उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर करते हैं और अभी उनकी फसल परिपक्व होकर कटाई के लिए तैयार है। लेकिन किसान भाइयों को धनिया की उपज से अच्छा बाजार भाव तभी प्राप्त होगा जब वो फसल की परिपक्वता की पहचान कर अच्छी तरह से कटाई करें और कटाई के बाद कुछ जरूरी बातों को ध्यान में रखकर गहाई करें। तो इन्हीं सब कार्यों को किसान किस प्रकार करें, इस बारे में जानकारी के लिए आइए मिलते हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर लाल सिंह से। आज मैं आपको धनिया की कटाई के समय पे और कटाई के बाद में क्या ध्यान रखा जाए जिससे मतलब बाजार मूल्य बहुत अधिक से अधिक मिलकर के आर्थिक लाभ कमाया जा सकता है। तो जैसे ही अपना जो डोनी है धनिया की वो हरे कलर पर है, हरे रंग पे भी रहेंगी, तब उसकी कटाई करना चाहिए। कटाई में ध्यान देना है किसान भाइयों को कि जैसे ही कटाई करें, यदि तापक्रम बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत धूप अच्छी से पड़ रही है, तो कटाई करने के उसी दिन या फिर एक दिन बाद निश्चित रूप से उसके जो बंडल है बांध करके उनको उल्टा रखें। यदि अपने असर नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको बीज का जो रंग है ना वो खराब हो सकता है, बीज की गुणवत्ता खराब हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में जैसे ही किसान भाई कटाई करें, कटाई करने के बाद में उसको बंडल बांध के उसको उल्टा रखें। तो उल्टा रखने के बाद में करीब 2 दिन उनको अच्छे से सुखाएं। किसान भाइयों, अभी आपने धनिया की कटाई किस तरह से करना है इस विषय पर जानकारी हासिल की। अब आइए जानते हैं इसकी गहाई प्रबंधन के बारे में। चूँकि उल्टा बीज को रखें तब तक रखें जब तक उसकी जो तना है उसको तोड़ करके देखें कि यदि आसानी से टूट जाता है तो निश्चित रूप से आपका धनिया थ्रेसिंग के लायक हो गया है। जब बीज में करीब 18 से 20% जब नमी आ जाए तो उस समय आपको थ्रेसर या हाथ से, वैसे आजकल बहुत अच्छी उन्नत थ्रेसरें आ गई हैं, तो उसके माध्यम से आपका उसके गहाई कर सकते हैं। थ्रेसिंग के समय उसको ध्यान दें, जैसे ही थ्रेसिंग करने के बाद उसको 1-2 दिन और सुखाएं। उसके बाद में जैसे ही धनिया का हरा रंग है उसको निश्चित रूप से किसान भाइयों को आपका करीब 100 रुपए प्रति किलो की दर से आपका भाव बहुत अच्छा मिल सकता है। तो इस प्रकार से यदि धनिया की कटाई और कटाई के बाद में अच्छे से ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आपका अच्छे से अधिक लाभ आपको मिलेगा और बीज की गुणवत्ता के साथ साथ में प्रति इकाई क्षेत्र से अधिक लाभ लिया जा सकता है। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। इसी कड़ी में दूसरा प्रश्न पूछा है सदमा जिला रांची से हरिराम मुंडा ने। यह लाख कीट को चढ़ाते समय ध्यान रखने योग्य पहलुओं पर जानकारी चाहते हैं। तो हरिराम जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। अभी समय है कि कुसमिला फसल काटना एवं नया फसल के लिए फसल लगाने का समय। तो इसी समय में कुसमिलाक हम बेर पेड़ से काटते हैं, जिस पेड़ में कि जुलाई महीना में लगा हुआ था। ये ऑर्गेनिक फसल काट के अभी जो लगाएंगे ये जेठवी फसल हो जाएगा। किसान भाइयों, जून जुलाई महीने में लगाई गई लाख परिपक्व हो चुकी है, जिसकी अभी कटाई चल रही है। इसके बाद अक्सर किसान कुसुम के वृक्षों पर लाख कीट को चढ़ाते हैं, लेकिन लाख कीट का संचरण करते समय किसान कोई ध्यान नहीं देते, जिससे शत्रु कीटों का प्रकोप बढ़ जाता है और लाख कीट मरने लगते हैं।
इसलिए इन शत्रु कीटों से बचाव हेतु लाख का संचरण करते समय इसको उपचारित करना चाहिए। इसलिए जटवी फसल के लिए हमको छायादार पौधा चाहिए। अभी देख रहा है ये कुसुम पेड़ में पतझड़ हो रहा है। गर्मी आते आते यहाँ नया नया पत्ता आ जाएगी तो गर्मी फसल यहाँ नहीं मरेगी। इसलिए बेर फसल से आने वाली जटवी फसल के लिए कुसुम पेड़ में लगाएंगे। कुसुम पेड़ में लगाने से पहले हम बीज का उपचार करना जरूरी है। इसलिए बीज को एक एक बीता का टुकड़ा काट के 100-100 ग्राम का बंडल बना के उपचार करेंगे। बीटी बैसिलस thuringiensis ये बायोपेस्टिसाइड है, ये बीज लाख का उपचार कर सकता है। नहीं तो फिप्रोनिल रीजेंट उसको भी हम बीज लाख उपचार के लिए इस्तेमाल करेंगे। अगर फिप्रोनिल करेंगे तो 1 लीटर पानी में 1.5 ml डालना पड़ेगा। अगर बीटी या बैसिलस thuringiensis करेंगे तो 1 लीटर पानी में 0.2 ग्राम डालना पड़ेगा। फफूंद नाशक का डालने से भी अच्छा रहता है कि बिहन के ऊपर कुछ फफूंद भी है, इसलिए फफूंद नाशक हम अभी हेक्साकोनाजोल 1 लीटर पानी में 1 मिलीलीटर डालता है। तो पानी में कीटनाशक और फफूंद नाशक दोनों डालने के बाद बिहन बनी हुई बिहन को वहाँ डुबा देता है। वहाँ डुबा के हम 15 मिनट रखने के बाद उसको निकाल देंगे। 15 मिनट के अंदर बिहन के ऊपर जितना शत्रु कीड़ा का अंडा है, पिल्लू है और तरह तरह का परजीवी कीट है वो सब मर जाएगी। किसान भाइयों, लाख कीट को उपचारित करने के बाद इनके बीज को इकट्ठा कर बांध लें। उसके बाद जाली में रखकर वृक्षों की शाखाओं पर आवश्यकता अनुसार बांधना चाहिए। संचरण की प्रक्रिया में बरूद लाख या बीहन लाख से निकलने वाले शिशु वास्तव में अपने जीवन यापन के लिए टहनियों पर स्थान तलाशते हुए फैलते हैं और पोषक वृक्षों की शाखाओं का रस चूसते हुए उत्पादन प्रारंभ कर देते हैं। तो ये चीज अभी किसान भाई लोग ध्यान देना चाहिए। अभी बीज लगाने का समय है, इसलिए अभी से लेकर के 15 दिन 1 महीना तक ये बीज लगा सकता है। लेकिन आप थोड़ा ध्यान देना चाहिए, ये बीज गर्मी का समय लगा रहा है। अभी लगाएंगे तो जुलाई महीना में तैयार आ जाएगी, तो मार्च अप्रैल मई जून ये गर्मी आएगी। इसलिए हम बेर में कि कोई सेमियालता में ऐसा पेड़ में अभी बीज नहीं लगाएंगे, क्योंकि बेर में सेमियालता में गर्मी में पतझड़ हो जाता है, गर्मी आ जाता है। गर्मी डायरेक्ट पड़ने के कारण ला पिघल के मर जाएगा तो नया फसल नहीं मिलेगी। इसलिए अभी केवल कुसुम पेड़ का चुनाव करेंगे। कुसुम पेड़ में अभी बीज लगाएंगे तो कुसुम पेड़ में गर्मी होते होते नया नया पत्ता आ जाएगी, छाया मिलेगी, छायादार पौधा कुसुम पेड़ हो जाएगी, तो हमारा लाख कीड़ा गर्मी से नहीं मरेगी। तो हम ये लाख को फिर जुलाई में काट के आने वाली जुलाई में कुसुम में से सेमियालता में लगा सकता है। किसान भाइयों, कीट संचरण के 60 दिन बाद प्रीपोनिल 5EC 1 मिलीलीटर दवा के साथ कार्बनडाजिम 1 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर कुसुम के वृक्षों पर अच्छी तरह से छिड़काव करना चाहिए। इससे शत्रु कीट एवं हानिकारक फफूंद के प्रकोप से लाख कीट को बचाया जा सकता है। तो राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है।
और चलिए अब देख लेते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। पॉली हाउस में झरबेरा फूल की खेती करके अच्छी आमदनी कमा रहे किसान की कहानी। अच्छे बाजार भाव हेतु गेहूं की फसल की कटाई, गहाई और भंडारण। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट हमारा पता नोट करिए। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी, फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। तो हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatabihar@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800419215 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे के बीच में कभी भी संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन इस वादे के साथ कि कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।